Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamna Hafiz. Today I am going to tell you about a Dirac delta function. Dirac delta function एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, आगे पीछे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. Let's suppose you hit something instantly like hitting something with a hammer and try to model this impulse with a function that is infinite at one point and zero everywhere else. Infinite तब होगी जब इसका हैमर का हिटिंग टाइम होगा. सेकेंड पॉइंट इसका ये है, फॉर दिस वी कॉल इट डायराक डेल्टा फंक्शन बट इट इज़ नॉट अ रियली फंक्शन. क्योंकि ये जो डायराक डेल्टा फंक्शन होता है ये एक प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं. Sometimes we call it as a functional or generalized function. Regardless, it is defined by its pleasing properties such as when you integrate the Dirac delta function multiplied by another function. We can also say that it can also be thought of as the derivative of a step function. Next है history. Dirac delta function को हम represent करते हैं Greek letter delta से. Paul Dirac, English theoretical physicist था, who came about with the idea of this function because he was trying to present a point charge isolated in space. और हमें पता है कि स्पेस में हर जगह वैल्यू ज़ीरो होती है जब तक हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन का ना पता हो. Under this logic, you can easily see that throughout all the space you have a zero value of this function except for the exact location of the point charge, in which case the value of the function is 1. Thus, the definition of Dirac delta function is just a unit impulse. नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास लीनियर इम्पल्स की. लीनियर इम्पल्स हमारे पास जो है उसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ. इन द इंटीग्रल एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू लीनियर इम्पल्स. ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम कर्व. अगर यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो i इज़ इक्वल्स टू f हमारे पास जो है कॉमन आ जाएगा और t2 माइनस t1 ब्रैकेट में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पल्स फंक्शन. इसमें हमारे पास डेल ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0. दिस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन सेज दैट द इम्पल्स फंक्शन अकर्स एट ओनली वन पॉइंट इन टाइम. द फंक्शन इज 0 एवरीवेयर एल्स. नीचे हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास आइडियल इम्पल्स का है. आइडियल इम्पल्स का कैसे है, जब हमारे पास टाइम इक्वल टू 0 था और वहीं पे उसकी पीक वैल्यू 1 आ गई तो हम कह सकेंगे कि ये हमारे पास आइडियल इम्पल्स का ग्राफ है. द इम्पल्स फंक्शन आल्सो नॉन एज अ डायराक डेल्टा फंक्शन हेल्प यू टू measure a spike that occurs in one instant of time. Visualize the impulse as limiting from a rectangular pulse of unit area. As you decrease the duration of a pulse, its amplitude increases so that the area remains constant at unity. अब ये कैसे होगा? अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मेरे पास एक स्फीयर है, मैंने इसको जो है वो कंप्रेस करना स्टार्ट करना शुरू किया है, तो हमारे पास क्या होगा कि जिस प्रोपोर्शन से मैंने उसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया है उसी प्रोपोर्शन में उसकी लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी. मींस कि उसकी विड्थ डिक्रीज़ होगी तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी. तो हमारे पास जो नीचे 3 ग्राफ्स हैं, इसमें आइडियल इम्पल्स का फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड हमारे पास डिलेड आइडियल इम्पल्स का ग्राफ है, थर्ड हमारे पास रेक्टेंगुलर पल्सेस का है. जो रेक्टेंगुलर पल्सेस हमारे पास दरअसल जो कर्व्स आती हैं वो तो होती इसी तरीके से, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम की वैल्यू को हम जो है वो एट t इज़ इक्वल्स टू 0 पे ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्पाइक सा बन जाता है, एक इम्पल्स सी बन जाती है. ठीक है. तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फिर उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डायराक डेल्टा फंक्शन है. हमारे पास नीचे 3 स्टेप्स हैं. बाय यूजिंग द इम्पल्स एज एन इनपुट सिग्नल टू अ सिस्टम यू कैन रिवील द आउटपुट बिहेवियर और करेक्टर ऑफ अ सिस्टम. देन यू कैन डिस्क्राइब द सिस्टम्स आउटपुट बिहेवियर फॉर एनी इनपुट. जो आपने इनपुट दी थी उसका आप जो है वो आउटपुट बिहेवियर देख सकते हैं. रियल लाइफ फिनोमेना से आगे हमारे पास रियल लाइफ फिनोमेना में अगर हम देखना चाहें इम्पल्स फंक्शन का, उसमें सबसे बेसिक हमारे पास आ जाती है लाइटनिंग. Lightning has a lots of energy and occurs in a short amount of time that fits the description of an impulse function. Lightning में हमारे पास जो है वो इंस्टेंटली हमारे पास जो है वो लाइटनिंग का फिनोमेना होता है
और इसमें यही है कि हमारे पास ऑलमोस्ट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहा होता है और हमारे पास जो है वो पीक वैल्यू आ जाती है। तो इससे भी हम जो है वो डायराक डेल्टा फंक्शन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, मतलब एक किस्म का इम्पल्स फंक्शन जो है इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड, हमारे पास बॉम्ब लॉस्ट होते हैं। अ पावरफुल बॉम्ब हैज़ अ लॉट्स ऑफ एनर्जी अकरिंग इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सिमिलरली फायरवर्क्स वगैरह या चेरी बॉम्ब्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो इस चीज़ की मतलब इम्पल्स फंक्शन को डिस्क्राइब अगर हम करना चाहें तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से फिट आती है इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एरिया ऑफ द इम्पल्स फंक्शन। द एरिया ऑफ द इम्पल्स फंक्शन एज द स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल्टा ऑफ टी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ टी। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है हमारे पास आया वो भी एक फ़ंक्शन की फॉर्म में आ गया, एक और फंक्शन आ गया हमारे पास। इस एक और यू ऑफ टी को हम क्या कहेंगे, स्टेप फंक्शन। ठीक है, यू कैन व्यू द इम्पल्स एज अ डेरिवेटिव ऑफ अ स्टेप फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ टी। ये जो स्टेप फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिले एंड इम्पल्स। पहले हमने क्या पढ़ी थी कि आइडियल केस पढ़ा था, कि आइडियल इम्पल्स फंक्शन पढ़ा था जिसमें हमारे पास t इक्वल टू 0 के ऊपर ही जो वैल्यू 1 आ गई थी। अब हम पढ़ेंगे डिले एंड इम्पल्स। इम्पल्स कैन बी डिलेड एनालिटिकली। यू कैन डिस्क्राइब अ डिलेड इम्पल्स दैट अकर्स लेटर से एट टाइम टाउ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेल्टा टी माइनस टो आ गया इक्वल्स टू 1। मीन्स इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, पीक वैल्यू हमेशा 1 ही आती है डायराक डेल्टा फंक्शन की, उसकी डेफिनेशन ही यही है। लेकिन इसमें t की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू डैट इज़ इक्वल्स टू टाउ, और t माइनस टी टाउ इज़ इक्वल्स टू 0, t इज़ नॉट इक्वल टू टाउ। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास t इज़ नॉट इक्वल टू टाउ होगी तो हमारे पास डायराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जब t इज़ इक्वल्स टू टाउ होगी तो डायराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो पीक वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नीचे इसका ग्राफ है। जब अगर हम इसको कंपेयर करें उससे ऊपर जो हमने जो पढ़ा है आइडियल केस, तो उसमें हमारे पास क्या था कि t इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू जो पीक हमारे पास ब्लू एरो हेड जो है वो t इक्वल टू 0 पे बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि t की कुछ वैल्यू है जो जिसे हमने टाउ कह दिया है। अब उसके ऊपर पीक वैल्यू बन रही है। अदर देन टाउ यहाँ पे हमारे पास सारी जगहों पे जो है वो डायराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन सिर्फ एट t इज इक्वल्स टू टाउ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ द डायराक डेल्टा फंक्शन। मींस कि हम किस किस फील्ड के अंदर इसको यूज़ कर सकती हैं। उसमें हमारे पास है मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल फिजिकल फिनोमेना, जिसमें हमारे पास आ जाता है पॉइंट चार्ज, इम्पल्सिव फोर्सेस, पॉइंट मास एंड पॉइंट लाइट। Thank you. This is all from my side. Now I shall tell you proceed about further the properties of the Dirac delta functions and how to write a Dirac delta function on the MATLAB. Thank you. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि ये फंक्शन 0 तब होगा जब हमारे पास t नॉट इक्वल टू a होगा। एट t इज़ इक्वल टू a पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू देगा। और अगर हम लोग इस फंक्शन के जो ग्राफ है उसका हम एरिया अंडर द कर्व निकालें तो हमें ये वैल्यू 1 देगा। और अगर इस फंक्शन के साथ कोई फंक्शन ऑफ t हम मल्टीप्लाई करके देखें और इसकी एरिया अंडर कर्व निकालना चाहे तो हमारे पास f ऑफ a देगा, मींस फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल a। At t is equal to a, the Dirac delta function has an infinite value. So Dirac delta function is a function that is 0 everywhere except one point, and at that point it can be thought of as either undefined or having an infinite value. Integrals in the second or third property are actually true for any interval containing t is equal to a. This is a very strange function. It is 0 everywhere except one point, and yet the integral of any interval containing that one point has a value of 1। और इस डिराक डेल्टा फंक्शन को हम लोग जनरलाइज फंक्शन भी कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सिंटैक्स अगर हम लोग मैटलैब पर लिखना चाहें
तो हमारे पास सबसे पहले हमारे डिराक इन पैरेंथेसिस हम लिखेंगे x, इट रिप्रेजेंट द डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ x। और अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हमने लिखना है इन ऑन मैटलैब, तो हमारे पास एक n वेरिएबल जो भी हम लिख रहे हैं 1 2 n कुड बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इट रिप्रेजेंट द n डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन। और अगर हम इस डिराक डेल्टा फंक्शन इंटीग्रेशन करना चाहें तो सिंपल जो हम लोग कमांड लिखते हैं इंटीग्रेशन की, जो फर्स्ट हमारे पास पैरेंथेसिस में हमारे पास आया है, इंटीग्रेशन को देखें तो INT की कमांड चाहिए इन पैरेंथेसिस में डिराक x विच इज़ अ फंक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें ये वाली कमांड यूज़ करनी है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डिराक डेल्टा फंक्शन भी यूज़ हुआ है एंड देन साइन का फंक्शन भी है। और अगर हमने इसकी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास एट द एंड जो साइन ऑफ ए हमारे पास मैटलैब ने हमें रिज़ल्ट दिया है। इसी तरह हम अगर प्लॉटिंग करना चाहें तो हमारे पास दो तरह की कमांड्स हो सकती हैं। प्लॉट है हमारे पास स्टेम के थ्रू यहाँ पर हुआ है। प्लॉट की अगर हम कमांड यूज़ करते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूस प्लॉट आता है, और अगर हम लोग स्टेम वाली कमांड यूज़ करें तो हमारे पास डिस्क्रीट प्लॉट आएगा। यहाँ पर इंटरवल डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जैसे -5 से +5 तक का इंटरवल सेट किया गया है। डबल t = 0 की कमांड देने का मकसद यहाँ पर यह है ताकि हमारे पास वैल्यू है वो t = 0 पर आए। और प्लॉट और जो स्टेम है इसके ये वाली कमांड हमने इसी तरह लिख दी। और जो फंक्शन हमारे पास आया है लेफ़्ट साइड पे जो है वो प्लॉट वाली कमांड के थ्रू आया है, और जो राइट साइड पे है वो स्टेम वाली कमांड के थ्रू आया है। In the above code, we use the double function to define the value at t = 0 as 1, and everywhere every other value will be 0. It does a very nice job of modeling sudden shocks और large forces system। ऐसे systems जिसमें बहुत ही large amount of force एक ऐसे interval of time में लग रही है जो बहुत ही छोटा है, तो ऐसे system को modeling करने के लिए हमारे पास जो function यूज़ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। और बिफोर सॉल्विंग एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वी विल नीड द ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। अब अगर हमने इस फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने करना है, हमें चाहिए कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आए, तो हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंशियल चाहिए होता है इंटीग्रल में e = -st, और जो फंक्शन के रिस्पेक्ट जो भी फंक्शन हम लोग का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन है तो वो हमें लिखना होता है। एट द एंड हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो s डोमेन में है, एक्सपोनेंशियल -as। लेट्स सपोज हमारे पास हमने एक एग्ज़ाम्पल ली हुई है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंट जो हमारे पास राइट साइड पर है डिराक डेल्टा फंक्शन और इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म थ्रू आउट हमें जो भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों पर लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पर जिस तरह हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो डिराक डेल्टा फंक्शन बेसिकली है, उसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करनी है। दूसरी साइड में इसका ईजीली हम ये क्लियर था कि डिराक डेल्टा t-3 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा एक्सपोनेंशियल -3s बेसिकली। और अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव का लैप्लास लेंगे तो ये हमारे पास लास्ट वाली जो इक्वेशन है ये हमें शो कर रही है कि इनका लैप्लास, डिफरेंशियल का लैप्लास ये आता है। इनिशियल वाली जो कंडीशंस जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं उसको डालने के बाद हमारे पास एट द एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, और ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा फंक्शन का करने के बाद जो हमारे पास एक फ़ंक्शन जो आया है वो उसका जो वेरिएबल है बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है, हमें कह सकते हैं कि एस डोमेन में है। अब हमने मैटलैब के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने वो ली है जिसके में डिराक डेल्टा फंक्शन यूज़ हुआ है। जो फंक्शन हमारे पास है वो डिराक डेल्टा फंक्शन जो
इन राइट हैंड साइड पर होगा वो है 1 + 5 स्टेरिक डिराक t-5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस फंक्शन का जो राइट हैंड साइड पर है उसका लैप्लास लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शंस है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, इसी तरह हमने उस फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव के लैप्लास भी लिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ सी जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इन तीनों को डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ऐड ऑन कर लिया। फिर उसके बाद जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कमांड यूज़ करनी है SOLVE एंड पैरेंथेसिस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे C हमें रिप्रेजेंट जैसे कर रहा था कि सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास प्लस 2 × B which is B represents the first derivative Laplace transform of first derivative, and then we have also capital A Laplace transform जो Dirac delta function जो हमें गिवन था उसका Laplace transform है। अब क्योंकि हमने इस फंक्शन ये जो सॉल्व हमने किया है उस बेसिकली इस जो इक्वेशन है उसमें कैपिटल Y जो हमारे पास है Laplace transform इन द S डोमेन वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस कमांड के थ्रू हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर हमें इन द फॉर्म ऑफ टी डोमेन या हम कह सकते हैं टी डोमेन में हमें उस सॉल्यूशन चाहिए तो हमें सिंपली क्या कमांड देनी पड़ेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है इन्वर्स लाप्लास की। इन्वर्स लाप्लास और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे सॉल्व, जो पिछली कमांड थी उसी को यहाँ पर इंसर्ट कर देगा ये जो मैटलैब है, (S, T) पहले हमने इस वजह से लिखे क्योंकि हमने S से T डोमेन में जाना है और जो आंसर मिलेगा वो हमें जो भी फंक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ T डोमेन